जय हिंद। वेलकम टू वृंदा क्लासेज। 6 to 12 क्लास के एनसीईआरटी के हमने 7 चैप्टर पढ़ लिए अब तक, और अभी तक भी आपके समझ में नहीं आया कुछ भी, तो इसका मतलब यह है कि आप या तो ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो या फिर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि इतना डीपली, इतने छोटे लेवल से, इतने तरीके से शायद ही कोई और पढ़ाएगा आपको। 7 चैप्टरों में अब तक आपको ये तो पता होगा कि सामाजिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 6 to 12 की क्लासेज में। हमारी प्लेलिस्ट पूरी डली हुई है, उसके अंदर पार्ट ए से क्लासेज हैं, कई चैप्टर पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक पार्ट, 2 पार्ट में कई चैप्टर जो बड़े हैं। तो ये धीरे 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 स्टार्ट करते 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 अभी हम पहुंच गए हैं 8th चैप्टर तक। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा डीप में आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि 6th क्लास है, 6th क्लास को 6th क्लास के अकॉर्डिंग ही समझा सकते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट आता रहेगा और समझ में भी और अच्छी तरीके से आता रहेगा। अगर थोड़ा सा मैं बैक जाऊं और आपको ये समझाऊं कि अब तक हम क्या पढ़े हैं, तो 7 जो क्लास पढ़ी है हमने, उन 7 क्लास में हमने फर्स्ट में हमने भूगोल पढ़ा था। भूगोल विषय क्या होती है, जिसमें पृथ्वी या प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं साधारण तरीके से। भूगोल में जो पढ़ा था वो हमने सबसे पहले पढ़ा था मानचित्र, क्योंकि मानचित्र ही हर चीज को समझने के लिए आवश्यक है, जरूरी है मानचित्र। मानचित्र के बाद में दूसरी बार हमने पढ़ लिया था क्या, महासागर और महाद्वीप। जो बोलते हैं 7 महासागर है, सॉरी 5 महासागर है, 7 महाद्वीप है। महासागर महाद्वीप पढ़े थे हमने, आकार, क्षेत्रफल, इन सब के बारे में पढ़ा था, और इन्हीं महाद्वीपों में बहुत सारे देश हैं। उसके बाद में हमने स्थल रूप पढ़ लिए थे, स्थल रूप में पर्वत, पठार, मैदान वगैरह पढ़ लिए थे हमने। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत की आकृति कैसी है, धरातल कैसा दिखता है, नदियों के किनारे क्या स्थिति है, लोग नदियों के किनारे क्यों बसते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। भूगोल के बाद में हम पढ़े थे इतिहास, पता हो तो। ये चैप्टर फर्स्ट है, ये चैप्टर सेकंड है, ये चैप्टर थर्ड है। इतिहास जो चैप्टर 4 से आपका प्रारंभ हुआ था, वह हुआ था समय या कालक्रम से। ठीक है, समय या कालक्रम से पढ़ा था ना, भी पढ़ा नहीं पढ़ा था। रिवीजन करोगे आप, रिवीजन करो चाहे मत करो, क्लास को एक बार 2 बार दोबारा पढ़ लो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और ज्यादा कुछ अंडरलाइन भी नहीं करवाया था मैंने, और जितना अंडरलाइन कराया था उतने नोट्स आप खुद बना के एक बार याद करो उनको। समय के निर्धारण के बाद में हमने क्या पढ़ा था, भारत अर्थात इंडिया। 5th चैप्टर में क्या पढ़ा था, भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया के बाद में हमने पढ़ा था सभ्यता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मैंने फिर से आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था। और सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था, और हमने कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सी सभ्यता पाई जाती है, उनका किस प्रकार का जल प्रबंधन था, सब कुछ हमने पढ़ा था। आपको ऐसे याद नहीं होगा, आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इस चैप्टर को याद करने के लिए, कि पहले क्या था। जैसे वर्तमान में स्विमिंग पूल है, तो वहां स्नानागार मिला था आपको, तो आपको ये पता करना है स्नानागार कहाँ मिला था, वह किस काम में लिया जाता था। उसके अलावा आपको क्या करना है, कंपेयर करके पढ़ना है। पहले का जल प्रबंधन किस प्रकार का था, अब का जल प्रबंधन, अब का जल प्रबंधन तो है ही नहीं, जल प्रबंधन अब तो है ही नहीं। वहां पे पहले रोडों के नीचे नालियां जाती थी ढकी हुई, अब भारत में नालियां तो पता ही नहीं है क्या होता है, होती है तो सबको पता चलता है दूर दूर से कि नालियां है। ठीक है, जो कचरा निकल निकल के आता है उन नालियों में से। तो सभ्यता पढ़ा था हमने। उसके बाद में हमने कल्चर पढ़ा था, संस्कृति। जो संस्कृति वाला भाग है, भारत कल्चर का वाला भाग है, जो 7th वाला चैप्टर जो हमने पिछला वाला पढ़ा था,
वो पढ़ा था मत संप्रदाय के बारे में, ठीक है, संस्कृति के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में मत संप्रदाय के बारे में पढ़ा था। बौद्ध धर्म, जैन, इन संप्रदाय को पढ़ा था हमने। और अभी कल्चर ही चल रहा है, जो 8th चैप्टर हमारा वह है विविधता में एकता। जब 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई और अन्य फंक्शन जो पढ़ते हैं हम, उसमें जब देखते हैं तो हमें एक शब्द हमेशा सुनाई देता है। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं क्या, कि हमारा भारत विविधता में एकता हुआ है। अब रटते 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 10-12 साल हो गए, कई बच्चों को तो 20 से 25 साल हो गई, रटते 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 भारत की अगर कोई विशेषता पूछता है, निबंध लिखाता है, तो रटते रटते हमने सीधा सीधा एक जबान पे रट लिया कि विविधता में एकता। अब इन लोगों को ये नहीं पता कि विविधता क्या होती है, विविधता का मतलब क्या होता है। एकता का मतलब तो पता है, विविधता क्या होती है। इस चैप्टर को ध्यान से देखोगे तो आगे एक चीज लिखी हुई है, एक में अनेक। तो भारत की कौन सी विशेषता मानी जाएगी, विविधता में एकता या एक में अनेक। मतलब अब रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कौन कौन जानता है, तो टैगोर जी और अरविंद जी, श्री अरविंद जी, इन दोनों ने एक बात कही है। तो टैगोर जी ने क्या कहा है कि हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करे कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी ना गंवा सकूं। अरविंद जी क्या कहते हैं, विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से, हमें यानी कि हमेशा से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। प्रकृति का मतलब समझ लीजिए कि जैसी उसकी धारणा या जो विश्वास चला आ रहा है ना समय से, वो अस्तित्व यानी जो उसकी मूल धारणा, मूल जड़ है, जो भारत की मूल जड़ है, उनमें से एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव व स्वधर्म को सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। तो अरविंद जी ने ये कहा है। अब आपको चैप्टर में क्या ढूंढना है, आपको चैप्टर में क्या, किन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है। आपको सबसे पहले तो भारतीय परिदृश्य यानी भारत के अनुसार आपको यह ढूंढना है कि विविधता में एकता का क्या अर्थ है। भारत की विविधता के कौन कौन से पक्ष सर्वाधिक है, हम विविधता में निहित एकता को कैसे पता लगाते हैं। देखिए परिभाषा आपको मिलेगी, पता चलेगी, लेकिन आपको इसके अलावा एक उत्तर भी ढूंढना है, विविधता क्या है। इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए 6th क्लास के बच्चे से मैं कहूंगा कि आप कभी किसी मिठाई की दुकान पे गए हैं। जब आप किसी मिठाई की दुकान पे गए हैं तो आपने वहां देखा है कि अलग अलग तरह की मिठाइयां मिलती है। तो विविधता का अर्थ समझने के लिए आप ये समझिए कि आप कभी किसी मिठाई की दुकान पे गए हैं। मिठाई की दुकान पे आपने देखा है कि एक दुकान के अंदर अलग अलग तरह की, अलग अलग वैरायटी की मिठाइयां मिलती है, और मिठाइयों के साथ साथ वहां पे अलग अलग वैरायटी की नमकीनें भी मिलती है। अब आप देखोगे कि जिस तरह एक दुकान के अंदर ये सारी चीजें मिलती हैं अलग अलग तरीके की, तो उसी तरह भारत में विविधता का अर्थ है कि अलग अलग, जैसे धर्म है तो उस धर्म के भी अलग अलग पंथ, समुदाय, संप्रदाय बहुत सारे आपको मिलेंगे। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उसी प्रकार उन लोगों की संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका पहनावा ये बदलता है, वो भी अलग अलग है। उसके अलावा वहां पे भारत की जो बोली जाने वाली भाषा है, वो भी यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। मतलब इतना परिदृश्य अलग होने के बावजूद अगर किसी से पूछोगे कि आप कहाँ रहते हो, तो वो क्या बताएगा। सबसे पहले वो कहेगा हम भारत के निवासी, यानी कि फिर भी प्रायोरिटी किसको देते हैं, भारत को।
तो भारत में विविधता में एकता का मतलब ये है कि इतनी अलग अलग वेराइटियां, इतने अलग अलग प्रकार के लोग होने के बावजूद उन सब में क्या है, एकता का भाव है, अर्थात वो सब किसके लिए है, किसके लिए, भारत के लिए। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम एक में अनेक दिया गया है, इसका उत्तर देखना आपने, मतलब ये तो सुना है एक अनेकता में एकता तो सुना है, लेकिन एक में अनेक क्यों लिखा है इन्होंने, इसका आंसर मिलेगा अब आपको इस चैप्टर में। स्टार्ट कीजिए। समृद्ध विविधता। यदि आप रेल द्वारा भारत की यात्रा करते हैं तो आप न केवल बदलते भूदृश्यों को देखेंगे बल्कि विभिन्न प्रकार के परिधान। देखिए, जैसे आप रेल की यात्रा कर रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के बदलते हुए भूदृश्य, अर्थात भूदृश्य का मतलब भूमि के दृश्य है, भूमि के दृश्य का मतलब जमीन की स्थिति आपको दिखेगी। जैसे कई जगह आपको पर्वत दिखेंगे, कई जगह पठार दिखेंगे, नदियां दिखेगी, ठीक है, कई जगह ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले दिखेंगे, कई जगह कंकड़ वंकड़ का मैदान दिखेगा। तो आपको जैसे जैसे आप अलग अलग स्थानों पर जाओगे तो अलग अलग भूमि के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार अलग अलग परिधान का मतलब होता है कि अलग अलग क्या मिलेंगे आप लोगों को, अलग अलग पहनावा मिलेगा लोगों का, और अलग अलग खाने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा आप परिचित एवं अपरिचित भाषा भी सुनोगे। परिचित भाषा का अर्थ मतलब होता है कि ऐसी भाषा जो हमें समझ में आ रही है, हमने सुनी है, हमें समझ में आ रही है, और सामने वाला जो बोल रहा है हम उसका उत्तर दे पा रहे हैं, हम भी उससे उस भाषा में बात कर सक रहे हैं। तो परिचित भाषा और ऐसी भाषा भी सुनोगे जो आपने कभी जिंदगी में सुनी नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अलग अलग भाषाएं भी मिलेंगी और अलग अलग लिपि यानी उनको लिखने का तरीका भी अलग अलग मिलेगा। यहाँ तक कि आप अपने क्षेत्र में भी भारत के अलग अलग भागों से आए रीति रिवाजों और परंपराओं वाले लोगों से मिलोगे। और परंपरा वाले लोगों से मिलोगे। यही भारत की समृद्ध विविधता है। तो भारत की समृद्ध यानी विकसित विविधता यही है। और सामान्यतः यही वह पक्ष है जो हमारे देश में आने वाले पर्यटकों को प्रभावित करता है। यानी कि अगर अलग अलग चीजों का किसी एक देश में अध्ययन करना है, मतलब गर्मी भी एक देश में देखनी है आपको, सर्दी भी एक देश में देखनी है, बरसात भी उसी समय एक देश में देखनी है, तो आप कहाँ देख सकते हो, भारत में। पर्यटक का मतलब तो पता है ना, घूमने के लिए, चीजें देखने के लिए बाहर से या अंदर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आते हैं। 1.4 अरब से भी अधिक निवासियों वाला, अब तो 125 करोड़ हो गए, ध्यान रखना, विश्व की 125 क्या 150 करोड़ हो गए अब तो। विश्व की जनसंख्या का लगभग 18% भाग भारत में। विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत, यानी कि अगर विश्व में 100 लोग हैं तो उनमें से 18 कहाँ हैं, भारत में अकेले में इस प्रकार की विविधता कोई आश्चर्य यानी अचंभे की बात नहीं है। 20वीं सदी के अंत में भारत के एक राष्ट्रीय संगठन भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोक परियोजना के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों में एक हाईलाइट निकाल लीजिए। किसने, भारतीय मानव सर्वेक्षण विभाग ने क्या किया है, भारत के लोग परियोजना एक के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में 4635 समुदायों का सर्वेक्षण किया है, जिसमें से कितनी 25 लिपियों का उपयोग करने वाली 325 भाषाओं की गणना की है। ठीक है, भारतीय विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के अंतर्गत, अब अगर बड़ी क्लास के बच्चों से, बड़ी क्लास की तैयारी करने वाले बच्चों से पूछ लिया जाए कि भारत में कितनी भाषाएं का प्रयोग किया जाता है, तो आपको गाइडों में कितनी भी छपी हुई होनी चाहिए। आपको क्या करना है, 25 लिपि और 325 भाषाओं की ही बात करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी ऑथेंटिक है, यही मान्य रहेगी। तो 25 लिपि और 325 भाषा पाई जाती है भारत में। 4635 समुदाय रहते हैं भारत में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए। छोटी क्लास तो समझे नहीं समझे, बड़ी क्लास को ध्यान रखना है।
इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि अपने जन्म स्थान के निकट या अपने मूल समुदाय के साथ न रहने के कारण अनेक भारतीयों को प्रवासी भी कहा जाता है। मतलब जहाँ पे वह व्यक्ति पैदा हुआ है और जहाँ पे उनके आसपास से समुदाय के लोग रहते हैं, अगर वो व्यक्ति वहां पे नहीं रहता है, कमाने के लिए या किसी भी और वजह से दूसरे स्थान पे जाके रहने लग गया, तो उसे प्रवासी कहते हैं। प्रवासी दो होते हैं, ध्यान रखना। प्रवासी सिर्फ अंतरराष्ट्रीय प्रवासी नहीं कहते इसी को, एक देश से दूसरे देश में प्रवास कर जाता है, नहीं। कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में भी प्रवास कर जाता है कमाने के लिए, किसी भी रीजन की वजह से। कोई व्यक्ति जैसे अगर कोई व्यक्ति है, जैसे आप लोग गांव छोड़ के अगर शहर में आके बस गए, तो वो भी प्रवास के अंतर्गत ही आएगा। तो प्रवास का मतलब समझ लीजिए आप यहीं से, क्योंकि भूगोल में आगे जाके एक अच्छा खासा चैप्टर है प्रवास का, इसमें बताया गया है कितने प्रकार का प्रवास होता है, प्रवास किसे कहते हैं, ये सारी चीजें। तो अभी आप ये समझ लीजिए, किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से जहाँ पे जन्म स्थान और जो मूल समुदाय उनके आसपास के लोग रहते हैं, अगर कोई व्यक्ति वहां से किसी भी कारण की वजह से छोड़कर दूसरी जगह रहने लग जाता है ना, तो वो प्रवास होता है। कक्षा की गतिविधि के रूप में 1 से 5 सहपाठियों और उनके माता पिता के जन्म स्थानों की उनकी मातृभाषाओं को ज्ञात करने की सूची बनाओ। विविधता वास्तव में सुंदर है, परंतु इसका अर्थ निकालना इतना सरल नहीं है। 1 शताब्दी से अधिक पहले ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने यह कहा था, क्या कहा था, कि मुझे अचंभित करने वाली विविधता में भारत का इतिहास किस प्रकार लिखा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में निहित है कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। विविधता में एकता का अर्थ क्या है कि हम इस एकता या एक में अनेक को कैसे समझे या कैसे व्यक्त करें। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए भारतीय जीवन के कुछ आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। सभी के लिए भोजन, सभी के लिए भोजन। आप में से कुछ जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पकवान का सेवन अवश्य किया होगा। पकवान मतलब खाने की चीज। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में आप लाखों न सही किंतु हजारों प्रकार के व्यंजन और पकवान का स्वाद चख सकते हैं। फिर भी कुछ निश्चित अनाज जैसे चावल, जौ, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी, विभिन्न प्रकार की दालों का उपयोग लगभग पूरा भारत करता है। ये सभी अधिकांश भारतीयों का प्रमुख भोजन है। पहले आगे यह पैराग्राफ पूरा कीजिए, फिर मैं आपको उसको समझाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे, इसे मुख्य अनाज कहा जाता है। मुख्य अनाज किसे कहा जाता है कि वे जो भोजन सामग्री की जैसे दाल, चावल, ठीक है, रागी, ज्वार, मक्का, जिनका प्रयोग लगभग संपूर्ण भारत में किया जाता है। 2 प्रकार का भोजन हो गया। मुख्य भोजन तो क्या होगा, जिसका प्रयोग संपूर्ण भारत के लोग करते हैं, लगभग अधिकतर। और एक ऐसा होता है कि अपने क्षेत्र विशेष की कोई मिठाई प्रसिद्ध होती है, अपने क्षेत्र विशेष की यहाँ तो कोई मिठाई प्रसिद्ध होती है, क्षेत्र विशेष का कोई खाने की चीज प्रसिद्ध होती है। इसी प्रकार हल्दी, जीरा, इलायची, अदरक जैसे कुछ सामान्य का उपयोग भी क्या करता है, पूरा भारत करता है। कुछ साग सब्जी, तेल इत्यादि से आगे बढ़ा सकते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार एक ही प्रकार की सामग्री से एकता से विभिन्न प्रकार के विविधता अनगिनत व्यंजन और पकवान बनाए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जा सकते हैं। अब पीछे आइए, आप पीछे आइए। ये है भारत। अब आप ये तो समझ सकते हैं ना कि भारत में, अभी आपको राज्यों का नहीं पता, मैं आपको राज्य समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, एक क्लास अलग से लूंगा जिसमें भारत के कहाँ पे कौन सा राज्य है, इन सब की बात करेंगे हम चैप्टर के अलावा। लेकिन आप अगर इसको मैं आपको डिवाइड करूं तो ऐसे डिवाइड तो कर सकते हो ना, ऐसे डिवाइड तो कर सकते हो ना। जैसे उत्तरी भारत में राजमा, चावल, लोबिया का प्रयोग होता है। पश्चिमी भारत में मूंग दाल, चना दाल, अरहर दाल का अधिकतर प्रयोग होता है। मसूर, मध्य भारत में मसूर, छोले चावल, बाजरे का प्रयोग होता है, चावल का प्रयोग होता है। पूर्वी भारत में चावल का, अरहर दाल का, चावल का प्रयोग होता है। मक्के का प्रयोग होता है, छोले चने का प्रयोग होता है, मक्के का प्रयोग होता है। दक्षिणी भारत में अरहर की दाल का, बाजरा, कोलिम चावल, पोलनी चावल, सोना मसूरी, ज्वार, इन सब का प्रयोग होता है।
तो आप थोड़ा सा ये तो समझ सकते हो ना कि किस किस चीजों का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। अब खाने के बाद में, अब आपने यहाँ पे पहली चीज क्या नोट की, विविधता में एकता में पहली चीज ये नोट की कि खाने की चीजें अलग अलग का प्रयोग होता है। और खाने की चीजों में भी देखो आपने कि कुछ मुख्य भोजन होता है, कुछ सब्जियां होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका प्रयोग, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका प्रयोग संपूर्ण भारत में, अधिकांश भारत में किया जाता है। ठीक है, तो अब विविधता में एकता का आप देख लिया, मतलब पहला मतलब खाने से समझ में आ गया। अब दूसरा मतलब समझिए, वस्त्र एवं परिधान। ठीक है, अब दो शब्द है यहाँ पे, आप एक चीज यहीं पे क्लियर कर लीजिए, वस्त्र एवं परिधान। देखिए वस्त्र में तो क्या आते हैं कि वे सारे वस्त्र आते हैं, जैसे आपके सीधी भाषा में बोलूं तो पहनने के वस्त्र नहीं की बात कर रहा, वस्त्र में तो वे चीजें भी आती हैं जैसे आपके कंबल, बेडशीट, रजाई, गद्दे, मतलब ऐसी चीजें जो आपके घर में उपयोग आती है, पर्दे वगैरह, ये सब आपके वस्त्रों में आते हैं। ठीक है, ये सब कुछ वस्त्रों में आता है। और परिधान का मतलब यहाँ पे अर्थ ये समझिए कि जो वस्त्र हम पहनने के लिए उपयोग करते हैं उन्हें हम परिधान कहते हैं। अब आ रहा है आपको डिफरेंस क्लियर, अब अंतर क्लियर आ रहे हैं कि जो वस्त्र हम पहनने के उपयोग में करते हैं उनको परिधान कहते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी बात, बड़ी क्लास के बच्चे बड़ी एग्जाम्स में आंसर राइटिंग करते समय यही गलतियां करते हैं। जो प्रोफेसर होते हैं ना, वो दिमाग वाले व्यक्ति होते हैं, वो अब नंबर किसके काटते हैं, नंबर किसके मिलते हैं, इन्हीं चीजों के। अगर आप किसी चीज का कर रहे हो ना तो आप वस्त्र 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 करोगे, लेकिन अगर आप वर्णन कर रहे हो पहनने वाले वस्त्रों का तो आपको वहां पे परिधान शब्द का यूज लेना है। जैसे हमने पंथ और धर्म शब्द का अंतर समझा ना पिछले चैप्टर में, ये छोटे छोटे चीजें जो नंबर काटती है। ठीक है, और अगर किसी एग्जामिनर, किसी टीचर को, अगर वो इस चीज को गलत नहीं कर रहा, आप पहनने की चीजें यूज ले रहे हो और वस्त्र वस्त्र कर रहे हो, उनको लिख रहे हो और वस्त्र वस्त्र कर रहे हो, और वो आपको गलत नहीं समझ रहा, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो भी आपकी जैसे ही पढ़ के आया है, रियल में उसको भी नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ पे वस्त्र शब्द का यूज करना है और कहाँ पे परिधान शब्द का यूज करना है। ठीक है, भारत के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को वस्त्रों और परिधानों की अपनी स्वयं की शैली विकसित की है। फिर भी फिर भी हम कुछ पारंपरिक भारतीय परिधानों में एक समानता पाते हैं। देखिए, मतलब अलग अलग क्षेत्रों ने अपने अपने वस्त्र, अपने अपने परिधान की शैली यानी बनाने का तरीका, पहनने का तरीका इजाद किया है, यानी कि खुद का बनाया है, खुद का बनाया है। लेकिन पारंपरिक मतलब प्राचीन समय से चली आ रही पहनने के वस्त्र और परिधान जो होते हैं उनमें कुछ समानता पाई जाती है। मतलब पहले जो पहने जाते थे उसके अकॉर्डिंग कुछ, पहले तो ये थोड़ी क्या अलग अलग वैरायटी मिल रही है आपको, जींस में भी अलग अलग वैरायटी मिल रही है, ये भी अलग अलग मिल रहा है, ऐसा नहीं था। कुछ परिधान जैसे धोती कुर्ता वगैरह जैसे परिधान हो गए ना आपको, ये ऐसे हैं कि आपको शुरू से पहनने के लिए मिलते आ रहे हैं। तो इन सब में क्या समानता पाई जाती है, मतलब पूरे भारत में एक ही प्रकार के पहने जाते हैं, भले ही उनमें किसी भी प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया हो। इसका एक स्पष्ट उदाहरण भारत के अधिकांश भागों में पहने जाने वाले विभिन्न अलग प्रकार के सूत या धागे से बना एक लंबा परिधान है जिसे कहते हैं कि साड़ी। ठीक है, अब साड़ी आप देखिए, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, मध्य भारत हो, पश्चिम भारत हो या पूर्वी भारत हो, पहनी तो जाती है, लोग समझते तो हैं, तो यह सामान्य परिधान हुआ। अब यहाँ भी देख लीजिए, एक शब्द यूज किया इन लोगों ने, परिधान, यहाँ पे वस्त्र यूज नहीं किया, तो आपको भी इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। ये मुख्यतः कपास अथवा रेशम के धागे से बनती है, किंतु आजकल कृत्रिम जिस सिंथेटिक कपड़ों से भी बनाई जाती है। बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन, पटोला, मोगा या मैसूर रेशमी साड़ियों के कुछ प्रसिद्ध प्रकार हैं। अब ये तो देखो आपको याद है, आप याद कर लीजिए। सूती कपड़ों, सूती साड़ियों के और भी प्रकार होते हैं। कुल मिलाकर इस बिना सिले वस्त्र साड़ी के सैकड़ों रूप पाए जाते हैं। इन्हें बुनाई व डिजाइन की विभिन्न यानी अलग अलग विधियों से तैयार किया जाता है। कुछ डिजाइन कपड़े का हिस्सा होते हैं जबकि कुछ को कपड़े की बुनाई के उपरांत उस पर छापा जाता है। मतलब इनके ऊपर जो डिजाइन होती है वो तो कपड़े के साथ ही बनाई जाती है, और कुछ क्या होती है डिजाइन बाद में बनाई जाती है। यानी कि सादा कपड़ा होता है, उससे साड़ी का रूप दिया जाता है और अलग अलग डिजाइने बनाती है। लेकिन कुछ क्या होती है कि साड़ी बनाते समय ऐसी डिजाइने बनाई जाती हैं।
बुनाई के बाद में उस पर छापा किया जाता है। अंत में रंगों के अनेक विविधता होती है जो कई प्रकार के रंगों से उत्पन्न होती है, मतलब अलग अलग रंग की उपयोग किया जाता है। इस तरह साड़ी का एक लंबा इतिहास रहा है। कुछ शताब्दी सामान्य संवत वर्ष पूर्व वैशाली, जो आज का बिहार है, कि पत्थर पर उकेरी गई आकृति पहनी हुई स्त्री को दर्शाया गया है। अब देखिए, अगर आपको भारत के प्राचीनतम प्रमाण पूछे साड़ी पहनने की, तो आप बता सकते हो कि बिहार में पत्थर पर उकेरी गई आकृति, जो वर्तमान जो बिहार है उसके यानी कि वैशाली में जो कई सामान्य कुछ शताब्दी सामान्य संवत वर्ष पूर्व है, जो एक पत्थर पर आकृति उकेरी गई है, वह है। साड़ी का एक उदाहरण एकता और विविधता को कैसे प्रतिबिंबित करता है, व्याख्या कीजिए। अब सीधी सी बात है, विविधता को कैसे वो करता है कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहने वाले, अलग अलग स्थान है, लेकिन फिर भी वहां पे एक ऐसा वस्त्र है जो सामान्य उपयोग किया जाता है, वो है साड़ी। बहुत लंबे समय तक भारत विश्व में महीन सूत का उत्पादन करता रहा है और उन कपड़ों का यूरोप जैसे देशों में निर्यात कर रहा है। मतलब पहले से भारत सूत का उपयोग किया जा रहा है, सूती कपड़े का, और उनका निर्यात कर रहा है यूरोप जैसे देशों में। 17वीं शताब्दी में एक सूती कपड़े पर छपा हुआ डिजाइन छींट यूरोप में इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि इसके कारण यूरोपीय परिधानों की कीमतों में गिरावट आ गई थी। अंततः अपने स्वयं के उत्पादों के संरक्षण के लिए इंग्लैंड और फ्रांस को भारत में छींट आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। मतलब अब आप देखिए कि भारत का एक कपड़ा जिसको कहते हैं छींट, वह यूरोप जैसे देश को उसके भारत से आयात करने पर रोक लगानी पड़ी, क्योंकि वहां के खुद के पहनावे पे उस समय की बात है, कब की 17वीं शताब्दी की बात है, उस समय खुद के पहनावे की कमी आ गई थी। मतलब कमी का मतलब कीमतें गिरावट हो गई थी, उनकी कीमतें कम हो गई थी। कीमतों का मतलब लोग कम खरीद रहे हैं, इस कपड़े को ज्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है, और आज क्या हो रहा है, आज उल्टा हो रहा है। आज भारतीय परिधान है, जो भारतीय वस्त्र है, भारतीय परिधान और भारतीय वस्त्र दोनों की कीमतें गिरती जा रही है। मतलब लोग इनको कम वैल्यू कम दे रहे हैं, उनको चाहिए बाहर का कपड़ा। ठीक है, साड़ी को पहनने के अनेक तरीके हैं, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और समुदाय के दूसरे समुदाय में भी अलग अलग है। वास्तव में इसे बांधने के पहनने के नए नए तरीके आज भी खोजे जा रहे हैं, और ये अंततोगत्वा यह एक प्रकार का परिधान है, वह है साड़ी। अब देखिए, ये उकेरी गई डिजाइन, एक डिजाइन जो समतल सतह के ऊपर उकेरी गई है, पत्थर, लकड़ी, मृत्तिका या अन्य सामग्री की बनी हो सकती है। मतलब डिजाइन बनाने के तरीके हैं, किसी भी तरीके से उकेरी जा सकती है। महिलाएं साड़ी का प्राय एक परिधान के अतिरिक्त अन्य प्रकार से उपयोग करती है। जैसे दक्षिण भारत में देखिए, ये देखिए, मतलब एक जगह देखिए साड़ी का कैसे कैसे उपयोग किया जा रहा है। एक महिला तो क्या कर रही है, बारिश या धूप से बचने के लिए इसका उपयोग कर रही है। एक महिला देखिए, ये देखिए चित्र को एक बार इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। एक महिला बेचारी उसको ये जानवरों को चराने आई थी, तो पशुओं को चराने आई थी, तो ये यहीं पे साड़ी को ऐसे बिछा के सो गई। एक महिला पानी ले जाने के लिए, ये देखिए सिर के ऊपर रखने के लिए इसका उपयोग कर रही है। और कुछ देखिए, ये पानी का क्षेत्र है, नदी वगैरह है, उसमें से कुछ निकालने के लिए, मछलियां वगैरह कुछ भी निकालने के लिए इसका उपयोग कर रही है। ये महिला दक्षिण भारत में अनाज के लिए इसका उपयोग कर रही है, अनाज भर के। और यहाँ पे देखो ये काम कर रही है, छोटा सा बच्चा परेशान कर रहा था इन लोगों को, तो इसको झोला बना के सुला दिया। अब परेशान नहीं करेगा, सोलेगा 2 घंटे 3 घंटे, बढ़िया। तो इस तरह है, विगत शताब्दियों में भारत आने वाले विभिन्न विदेशी यात्री इसकी सादगी, सुलभता और पहनने के विविध तरीकों को देखकर अभिभूत हुए। इसके अतिरिक्त महिलाएं साड़ी का एक परिधान के रूप में उपयोग करने के अलावा अन्य कार्यों में भी उपयोग करती है, जो चित्र 8.4 के माध्यम से दर्शाया गया है। अब ये देखिए, गोलू मोलू जो भी है, ये क्या कह रहा है, क्या आप ऊपर दिए गए चित्रों की पहचान कर सकते हैं कि साड़ी का उपयोग कितने प्रकार से किया गया है? क्या आप साड़ी के अन्य उपयोग से परिचित है, अथवा क्या आप अन्य उपयोग की कल्पना भी कर सकते हैं? जिस प्रकार साड़ी के अलग अलग रूपों के उपयोग को देखा है, उस प्रकार अन्य परिधान, धोती के कपड़े, फैब्रिक का उपयोग ध्यान से देखते हुए विभिन्न एक सूची तैयार कीजिए। यह गतिविधि से आपको क्या समझ में आया? अब देखिए, हम कर रहे हैं विविधता की खोज। हमने सबसे पहले खाने के बारे में देखा था, खाने के बाद में हमने पहनावे में देखा था। साड़ी तो एक छोटा सा उदाहरण है। इसके अलावा जैसे आप भी ऐसे और तरीके और भी चीजें ढूंढ सकते हैं जिसमें आप विविधता की एकता छान सकते हैं। जैसे कि आप धोती देख लीजिए, तो जो धोती है वो प्राचीन समय से पहनी जा रही है, ठीक है। और
वर्तमान समय में पहनी जाती है और अधिकांश भारत के भाग में पहनी जाती है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं जो भारत में विविधता में एकता को दर्शाती है परिधानों में। ठीक है, खाने के बाद में हमने परिधान देखा था। अब कुछ और जैसी ऐसी विशेषता है जो ये दर्शाती है कि भारत विविधता में एकता है। उनमें से है अब सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? त्योहार। त्योहारों की विविधता। भारत में त्योहारों की अपार विविधता है। आपने देखा कि कुछ त्योहार एक ही समय पूरे भारत में मनाए जाते हैं, हालांकि अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। एक उदाहरण से देखेंगे कि 14 जनवरी के आसपास मनाए जाने वाला मकर संक्रांति का पर्व, यह पर्व भारत के विभिन्न भागों में फसलों की कटाई का सूचक है। अब 14 जनवरी को, ये सिर्फ 14 जनवरी की बात है, वही भारत को 4 पार्ट में डिवाइड किया मैंने। अब 14 जनवरी के दिन ही जो उत्तरी भारत है वहां पे शिशिर संक्रांत, उसके अलावा उत्तरी भारत में माघिया लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, मध्य भारत और पश्चिमी भारत में लगभग क्या, मध्य भारत और पश्चिमी भारत में मकर संक्रांति और उत्तरायण मकर संक्रांति देखिए इस क्षेत्र में मनाया जाता है। दक्षिणी भारत में मकर संक्रांति, मकर विलंकु, पोंगल, पेड्डा पेंडुगा मनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा पूर्वी भारत में माघ बिहू, खिचड़ी का पर्व, पौष संक्रांति, मकर संक्रांति, मतलब एक ही 14 जनवरी के आसपास जब हम लोग उत्तरी भारत में मकर संक्रांति मनाते हैं, उसी समय भारत के उसी दिन अन्य भागों में भी यह त्योहार अलग अलग नामों से मनाया जाता है। महाकाव्य का विस्तार। साहित्य विविधता में एकता का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण है। त्योहार के बाद में क्या है? साहित्य। त्योहार का वर्णन इतना ही है क्या? बिल्कुल। जैसे त्योहार के बाद में महाकाव्य यानी साहित्यों का, तो साहित्यों में अब देखिए हर चीज में आपको क्या उत्तर लगाना है कि कुछ ऐसे त्योहार हैं जो अलग अलग क्षेत्र विशेष में ही मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे त्योहार है जो संपूर्ण भारत में, चाहे भले ही अलग अलग नामों से मनाए जाए, लेकिन कुछ संपूर्ण भारत में मनाए जाते हैं। महाकाव्य का विस्तार। साहित्य विविधता में एकता का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय साहित्य बहुत ही विविध है, यानी कि अलग अलग प्रकार का है। यह विश्व के सबसे धनी साहित्य में से एक है। भाषा, लेखन शैली की तकनीक आदि में अंतर होने के बावजूद सदियों से भारतीय साहित्य ने विश्व के महत्वपूर्ण विषयों एवं चिंता को साझा किया है। उदाहरण के लिए पंचतंत्र के बारे में किसने नहीं सुना है? मुख्य पात्रों के रूप में पशुओं के माध्यम से मनोरंजन कथाओं का यह संग्रह महत्वपूर्ण जीवन कौशल को सिखाता है। मतलब साहित्य कैसे विविधता में एकता को दर्शाता है। इसका मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है, परंतु इसका रूपांतरण लगभग हर एक भाषा में किया जा चुका है। पंचतंत्र नाम का एक साहित्य यानी ग्रंथ है जिसकी बात कर रहे हैं। वास्तव में यह भारत के बाहर दक्षिण पूर्वी एशिया, अरब के देश और यूरोप में भी पढ़ा जाता है। ऐसा अनुमान है कि पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषा में 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध है। इस क्रम में कथाओं के नए संग्रह को प्रेरित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेक परिवर्तित हो गया है। यद्यपि भारत के सबसे प्रभावशाली 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। ठीक है, पंचतंत्र का क्या ध्यान रखना है? पंचतंत्र का जो उपयोग है वो भारत के अलावा अनेक राष्ट्रों में भी किया जाता है। तो पंचतंत्र काव्य, उसका उपयोग अनेक राष्ट्रों में भी किया जाता है। अपने मूल संस्करण से लगभग 7000 पृष्ठों में समाहित दोनों संस्कृत के महाकाव्य, जिनका नायक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। महाभारत में पांडव श्री कृष्ण की सहायता से अपने चचेरे भाई कौरवों को अपने राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हैं। रामायण में भी श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी व हनुमान जी की सहायता से राक्षस रावण को पराजित किया था, जिससे उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण किया था। इन कथाओं में कई और छोटी कथाएं व उपकथाएं जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं और लगातार प्रश्न करती है कि सत्य और असत्य क्या है। अब देखिए रामायण और महाकाव्य के बारे में भारत के बच्चे से पूछ लीजिए, सबको पता है, तो इसका वर्णन करना जरूरत नहीं है। महाकाव्य क्या होता है कि सामान्यतः एक ऐसी लंबी कविता होती है जो अतीत और नायकों के योद्धाओं
वह कथाओं का व्याख्यान करती है। दो सहस्त्राब्दियों से अधिक समय में इन दो महाकाव्य भारत में और भारत के बाहर इनका अनुवाद व रूपांतरण किया जा रहा है। रामायण और महाभारत की बात कर रहे हैं। साथ ही इनके अनगिनत लोक संस्करण भी है। कुछ वर्ष पूर्व एक विद्वान ने केवल तमिलनाडु में किए गए सर्वेक्षण में लोक कथाओं के रूप में महाभारत के 100 से अधिक स्वरूपों को पाया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे भारत में इन कथाओं की संख्या कितनी होगी। वास्तव में बहुत से समुदायों ने रामायण एवं महाभारत के अनेक संस्करण भी हैं। उन्होंने इन महाकाव्यों के साथ साथ इतिहास को जोड़ने वाली किंवदंती यानी कहानी को भी संरक्षित रखा है। देखिए, भील, गोंड, मुंडा जैसे भारत की अनेक जनजाति ना, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने समुदाय के संदर्भ में विशेष है सत्य है। भारत के पूर्वोत्तर तथा हिमालय क्षेत्र, जो कश्मीर भी शामिल है, का अधिकांश जनजातियों के पास इन दोनों अथवा किसी एक अपनी लोक कथा भी उपलब्ध है। अर्थात देखिए, ये लोक कथा तो संपूर्ण भारत में है, लेकिन इसके अलावा जो जनजातियां रहती है, उन जनजातियों का खुद की भी स्वयं की लोक कथा होती है। ये जनजातीय रूपांतरण मौखिक रूप से प्रसारित हुए हैं। इनके साथ ये किंवदंतियां भी प्रसारित हुई है कि किसी प्रकार रामायण अथवा महाभारत से जुड़े पात्र सभी का कोई कोई सामान्य, तो पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी, कभी कभी शत्रु दुर्योधन और चचेरे भाई उनकी जनजातियों से संबंधित क्षेत्र में आए थे। अर्थात कि देखिए, मतलब ये जो जनजातियां हैं, इनकी लोक कथाओं के अनुसार ये क्या कहती हैं कि जो महाभारत के पात्र है कि कभी पांडव यहाँ आए थे। जैसे आपने सुना है ना कि जो महाभारत में भीम का विवाह हुआ था एक जनजाति की एक स्त्री से, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जनजातियों की कथा है कि भाई इनका संबंध उस क्षेत्र, इन जनजातियों का क्षेत्र उस संबंधित उस क्षेत्र से है। मानव विज्ञानी के.एस. सिंह द्वारा निर्देशित भारत के लोक परियोजना, जिसके पृष्ठ संख्या 126 पे उल्लेख किया था कि महाभारत के विषय में विचार व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं कि लोक कथाओं के अनुसार इस देश में शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहां महानायक पांडव न गए हों। हर क्षेत्र में कहते हैं ना कि पांडव यहाँ अपना वनवास के समय यहाँ गए थे, इस क्षेत्र में रुके थे, मतलब हर क्षेत्र से संबंधित है। उसी प्रकार देखिए, मतलब उत्तर भारत के रामायण है जहाँ प्रभु श्री राम उत्तर भारत से यात्रा करते करते दक्षिण भारत तक गए थे। तो है ना कि वहां पे भी प्रभु श्री राम गए थे, यहाँ भी गए थे, उनका संबंध इस क्षेत्र से है। तो ऐसी लोक कथाएं प्रचलित है। सदियों से किसी अन्य साहित्य की अपेक्षा इन दो महाकाव्यों ने भारत में एशिया के विभिन्न भागों की मध्य संस्कृति का सूत्र का गहन तंत्र विकसित किया है, और यह विविधता में एकता का उदाहरण है। मतलब सब लोग इन लोक कथाओं को, इन काव्यों को मानते हैं, इनका अनुसरण करते हैं, इनको इनके अनुसार अपने को संबंधित, मतलब ये बताते हैं ना कि भाई इस क्षेत्र से इनका संबंध इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र से। तो यह अनेकता में एकता का ही उदाहरण है। इस अध्याय की विषय वस्तु की और अधिक समझने के लिए हम अपनी यात्रा को जारी रखते हैं और भारतीय संस्कृति के अधिक पहलुओं की ओर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय शास्त्रीय कलाओं, जिनमें शास्त्रीय वास्तुकला भी शामिल है, विविधता एवं एकता को सरलता से देखा जा सकता है। आप इस क्षेत्रों में अध्ययन कला की पाठ्य चर्चा को चर्चा करेंगे। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति विविधता को संपन्नता के रूप में प्रचारित करती है, किंतु साथ ही विविधता को पोषित करने वाली अंतर्निहित एकता को भी ओझल नहीं होने देती। मतलब ये क्या करती है, जो ये विविधता में एकता को भी दिखाती है और साथ में हमारी संस्कृति को भी दिखाती है। भारत में विभिन्न परिदृश्य, व्यक्तियों, भाषाओं, परिधानों, भोजन, त्योहार वह परंपराओं की विविधता है। विभिन्न क्षेत्रों में विविधता दृष्टिगोचर होती है, परंतु इसमें अंतर्निहित एकता भी है। भारतीय एकता विविधता का उत्सव मनाती है, क्योंकि विविधता कभी विभाजित नहीं होती, अपितु समृद्ध करती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है जो आपको खुद को देखना है एक बार। सेकंड पार्ट में मैं खुद ही करवाऊंगा आपको। अब आप देखिए, विविधता में एकता को एक बार और समझिए। जैसे देखिए, इस चैप्टर में हमने क्या देखा है, जो हम अब तक निबंध पढ़ते हुए आ रहे थे, निबंध लिखते हुए आ रहे थे, विविधता में एकता, विविधता में एकता, विविधता में एकता। तो इस चैप्टर में हमने उसको समझने की कोशिश की है, विविधता में एकता को। अब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार विविधता में एकता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में उदाहरण दिया था कि उस एक मिठाई की दुकान में अलग अलग प्रकार की मिठाई मिलती है,
अलग अलग प्रकार की नमकीनें मिलती है, अलग अलग प्रकार की भोजन खाने की सामग्री मिलती है, लेकिन उस एक दुकान में क्या है, वो सारी चीजें उपलब्ध होती है। उसी प्रकार भारत में विविधता में एकता से तात्पर्य है कि उसी तरह भारत में अलग अलग यहाँ के लोग रहते हैं। देखा था हमने सबसे पहले भोजन सामग्री में कि कुछ सामग्री तो क्या होती है, सब लोगों की अलग अलग होती है, ठीक है, और कुछ सामग्री अलग अलग लोगों की, कुछ सामग्री भोजन सामग्री अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग होती है, लेकिन कुछ सामग्री क्या होती है कि संपूर्ण भारत में उसका उपयोग किया जाता है। उसी तरह वस्त्र परिधान में देखा था हमने, उसके अलावा वस्त्र परिधान, रहन सहन, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें आप विविधता में एकता का उदाहरण दे सकते हैं। रहन सहन, भाषा, अपने कल्चर, त्योहारों में देखा था हमने। तो ये सारे उदाहरण आप दे सकते हैं ये बताने के लिए कि भारत विविधता में एकता है। यहाँ फिर एक में अनेक है। देखिए एक में जो अनेक है ना, ये नकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है, इसलिए एक में अनेक का उपयोग नहीं किया जाता। नकारात्मक प्रवृत्ति को मतलब जैसे कि एक है जिसके अनेक पार्ट है, एक कोई भी एक वस्तु है जिसके अनेक पार्ट है, तो ठीक है, ये नकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। हमेशा किसका उपयोग किया जाता है, विविधता में एकता। न जो ये विविधता में एकता है सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है, और आपको हमेशा सकारात्मक प्रवृत्ति ही उपयोग में लेनी है। समझ में आ गया? जैसे अगर आपको उदाहरण के लिए जब आप लोकतंत्र पढ़ोगे ना, इससे आगे वाला चैप्टर पढ़ोगे, इससे आगे अब जब आप कल्चर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। जब आपको कल्चर पढ़ोगे तब आपको, सॉरी, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना इससे आगे, जब आपको पता चलेगा, असली आंखें आपकी तब खुलेगी, ठीक है, कि आपको क्या लिखना है और वास्तविकता के साथ क्या होता है। जैसे कि मैं आपको दोनों चीजें समझाऊंगा, आपको मैं वास्तविकता भी समझाऊंगा और होता क्या है वो भी समझाऊंगा, ठीक है, दोनों चीजें समझाऊंगा, तब और मजा आएगा आपको। ठीक है, अब इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।